एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एलवीडीटी टाइप एक्सेलेरोमीटर। इससे पहले हमने दो और एक्सेलेरोमीटर पढ़े थे। एक था सेस्मिक टाइप एक्सेलेरोमीटर और सेकंड था पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर। आज हम डिस्कस करेंगे एलवीडीटी टाइप एक्सेलेरोमीटर। बट उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक आते रहें। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आप हैं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल पर। आइए शुरू करते हैं। एलवीडीटी टाइप एक्सेलेरोमीटर के बारे में जानने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि ये एलवीडीटी होता क्या है। इट मीन्स कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एलवीडीटी की फुल फॉर्म है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर आपसे पूछा जाए कि एलवीडीटी क्या है तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी होगी, जो है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। आइए अब इसके कुछ मेन पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके जो मेन पार्ट्स हैं वो है हाउसिंग, रीड, रॉड, कोर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। आइए अब इसका कंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। एलवीडीटी की प्राइमरी कॉइल यानी कि हम कहें प्राइमरी कुंडली पी पर एसी इनपुट दिया जाता है। सेकेंडरी कॉइल्स S1 और S2 को एक दूसरे के विपरीत श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी कॉइल में या हम कहें सेकेंडरी कुंडलियों के सिरे पर डिफरेंशियल वोल्टेज आउटपुट आपको प्राप्त होता है। एलवीडीटी एक्सेलेरोमीटर का कोर सीस्मिक मास की तरह काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो आपको कोर दिखाया गया है ये सेस्मिक मास की तरह काम करेगा, जो कि हमारे जो पहले के दो एक्सेलेरोमीटर थे उसमें हमने यूज़ किए थे। यहाँ पे हम सेस्मिक मास जो है वो नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह जो कोर है हमने उसे लगा दिया है। तो ये भी क्या करेगा, जो सेस्मिक मास का वर्क था वही करेगा। ये कोर हाउसिंग फ्रेम से दो रीड द्वारा टिकी रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दो रीड दिखाई गई हैं, इनके द्वारा ही आपकी जो ये कोर होती है ये हाउसिंग से जुड़ी रहती है। कोर के लिए स्प्रिंग का काम रीड करती हैं। जैसे कि हमारे बाकी के दो एक्सेलेरोमीटर्स थे उसमें हमने क्या किया था, देखा था कि वहाँ पे हमने डैम्पर और स्प्रिंग का यूज़ किया था। ऐसे ही यहाँ पे हमने कोई भी डैम्पर या स्प्रिंग का यूज़ नहीं किया है, तो जो स्प्रिंग होंगी उनका काम यहाँ पे जो रीड है वो करेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो रीड लगाई हुई है वो क्या करेगी, हमारे स्प्रिंग का काम करेगी। रीड हाउसिंग फ्रेम पर लगी रहती है। फ्रेम वाइब्रेशन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको रिजिडली या हिंदी में हम कहते हैं दृढ़ता पूर्वक लगा दिया जाता है। रीड को फ्रेम पर इस तरह से फिक्स करते हैं हम कि जो आपकी कोर है इसमें नल डिफ्लेक्शन हो, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो। इतने अच्छे से हम इस रीड को फिक्स करते हैं हमारी कोर के साथ, जिससे कि कोई भी डिफ्लेक्शन आपको इसमें ना देखने को मिले। तो अगर आप ऐसी कंडीशन बना देते हैं, यानी कि जो आपकी कोर है उसको ऐसे फिक्स कर देते हैं हमारी रीड को कि उसमें नल डिफ्लेक्शन हो, तो उसमें एक ऐसी कंडीशन हो जाती है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन के टाइम एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिससे कि डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज का जो मान है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, ज़ीरो रहती है। और जब इसकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी तभी आपको जब इसमें वाइब्रेशन होगा तो जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो मिल पाएगी। तो इसका अरेंजमेंट करते टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि जो रीड है वो कोर से इस तरह से आप फिक्स कर दें कि कोर में जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल नल हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। क्योंकि हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जिससे कि कोर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा तभी आपका जो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू भी आपको ज़ीरो ही मिलेगी। ये होता है इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जब प्राइमरी कॉइल को एसी इनपुट दिया जाता है तो एसी इनपुट देने पर यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स निकलते हैं। ये बात हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, फ्लक्स होते हैं। तो जब आपके प्राइमरी कॉइल को एसी इनपुट दिया जाएगा तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उससे जो फ्लक्स निकले, उन फ्लक्स की वजह से जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है S1 और S2 उन दोनों में क्या होगा, ईएमएफ फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि S1 में E1 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है और S2 में E2। अब इसकी वर्किंग देखते हैं।
तो जब आप जो आपका वाइब्रेटिंग सरफेस है, जब आप उस पर इस पूरे अरेंजमेंट को लगाएंगे तो जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन की वजह से हाउसिंग में जो आपकी रीड लगी हुई है, रीड जो है वो हाउसिंग से कनेक्टेड है, तो अगर हाउसिंग वाइब्रेट करेगी तो उसी की वजह से जो आपकी रीड है उसमें भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब रीड में वाइब्रेशन होंगे तो रीड से होते हुए वाइब्रेशन क्या होंगे, कोर तक भी पहुंच जाएंगे, और जब वो वाइब्रेशन कोर तक पहुंचेंगे तो आपकी जो कोर है वो क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी। अब हम ये मानते हैं कि जो आपकी कोर है उसने क्या किया, S1 की तरफ विस्थापित हुई, वो S1 की तरफ उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। तो जब आपकी जो कोर होगी वो S1 की तरफ विस्थापित होगी तो सेकेंडरी S1 का जो वोल्टेज E1 है वो बढ़ जाएगा। सेकेंडरी यहाँ पे दो कॉइल है ना, S1 और S2, तो जो सेकेंडरी S1 है उसमें क्या होगा, क्योंकि कोर उसकी तरफ विस्थापित हुई है तो उसकी वजह से S1 का जो वोल्टेज E1 है वो बढ़ जाएगा, और उसी के रेशो में जितना उसका वोल्टेज बढ़ा है उसी के रेशो में सेकेंडरी S2 का जो वोल्टेज है E2 वो घट जाएगा। दोनों सेकेंडरी के सिरे पर यानी कि पीक पर डिफरेंशियल आउटपुट क्या मिलेगा हमें, E1 माइनस E2। इसी टाइप या इसी तरह से अगर आप दूसरे ही क्षण देखेंगे यानी कि दूसरे ही टाइम बाद देखेंगे, कुछ समय बाद देखेंगे, तो जो आपकी कोर है वाइब्रेशन तो लगातार हो रहा है, तो किसी क्षण वो S1 की तरफ गई तो अब क्या होगा, अगले ही क्षण वो किस तरफ आएगी, S2 की तरफ आएगी, और जब वो S1 से S2 की तरफ आएगी तो इस वक्त क्या होगा, सेकेंडरी S2 का जो वोल्टेज है E2 वो बढ़ जाएगा, और इसी के रेशो में जितना इसमें वोल्टेज है वो बढ़ा है इसी के रेशो में S1 सेकेंडरी S1 जो है उसका E1 जो है वो घट जाएगा, उसका वोल्टेज घट जाएगा। एक बार रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा मिक्सअप हो गया सब कुछ। देखिए, जब वाइब्रेट होगा बॉडी आपकी तो बॉडी से हाउसिंग भी वाइब्रेट होगी, और हाउसिंग की वजह से जो आपकी कोर है वो भी वाइब्रेट करेगी। तो जब आपकी जो कोर है हम मान लेते हैं कि वो किसी क्षण जब वाइब्रेशन हो रहा है तो किसी क्षण वो S1 की तरफ गई, और जब वो S1 की तरफ गई तो S1 की तरफ जाने से S1 जो है उसका वोल्टेज E1 वो बढ़ गया, और जितने रेशो में वो बढ़ा है उतने ही रेशो में आपका जो S2 है उसका वोल्टेज E2 वो घट जाता है, और जब अगले ही क्षण आपकी जो कोर है वो S1 से S2 की तरफ आएगी तो अब क्या होगा, S2 का जो वोल्टेज है E2 वो बढ़ जाएगा, और उसी के रेशो में S1 का जो वोल्टेज है E1 वो घट जाएगा। तो जब वो S2 की साइड है आपकी कोर तो इस टाइम आपको जो डिफरेंशियल वोल्टेज आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, E2 माइनस E1 होगा। तो डिफरेंशियल वोल्टेज का आउटपुट वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो डिफरेंशियल वोल्टेज का आउटपुट है वो कितना आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो आपके वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड पर। अगर E1 माइनस E2 को पॉजिटिव है, यानी कि अगर आपका जो E1 माइनस E2 है वो पॉजिटिव आ रहा है तो इस टाइम पे E2 माइनस E1 को क्या मानेंगे आप, नेगेटिव मानेंगे, और मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज और मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज के डिफरेंस को हम वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कहते हैं, या ये जो आपका मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज और मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज का डिफरेंस होता है, इनका जो अंतर होता है उसको हम कंपन का आयाम कहते हैं। यही होती है LVDT टाइप एक्सेलेरोमीटर की वर्किंग। आइए अब इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं कि ये जो आपका LVDT एक्सेलेरोमीटर है इसके एडवांटेज क्या हैं, बाकी के जो हमने एक्सेलेरोमीटर पढ़े उनसे क्या एडवांटेज है इसमें, उनसे ऐसा क्या है इसमें जो हम इसे यूज़ कर रहे हैं। इसका जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है, क्योंकि कोर का जो मास है वो बहुत कम होता है। जो हमारा सेस्मिक मास था अगर हम उसके मास से इसे कंपेयर करें तो कोर का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस एक्सेलेरोमीटर में जो आपकी पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर था उसके जैसा कोई भी वाइपर डिवाइस नहीं लगा हुआ है। हमने जाना था, समझा था कि पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर क्या है, तो उसमें हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे एक वाइपर यूज़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वाइपर नहीं लगा हुआ है, उसके जैसा कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ है, इसी की वजह से जो कांटेक्ट एलिमेंट हैं वो नहीं है, और कांटेक्ट एलिमेंट यानी कि संपर्क अवयवों के ना होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन आदि की समस्या भी नहीं आती है। तो ये भी आपका एक एडवांटेज हो जाता है LVDT टाइप एक्सेलेरोमीटर का।
नेक्स्ट वन इज स्थायी तथा निम्न आवृत्ति के कंपन मापन के लिए यह सर्वथा उपयोगी त्वरणमापी है। यानी कि स्थायी या निम्न यानी कि लो फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस का मेजरमेंट अगर आपको करना है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसका जो लास्ट एडवांटेज है वो क्या है कि विभव मापी त्वरण मापी के तुलना में इसमें गति के प्रति प्रतिरोध कम उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पोटेंशियोमेट्रिक टाइप एक्सेलेरोमीटर से तो उसकी कंपेयर में इसमें जो मोशन के प्रति जो रेसिस्टेंस आ रहे थे वो बहुत ही कम होते हैं। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको LVDT टाइप एक्सेलेरोमीटर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और इसके एडवांटेजेस के बारे में भी पता चला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।